जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटे या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 61। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो नदी और स्थल का मिलान करना है, यानी सिंधु नदी के तट पे कौन सा स्थल है, तो इसके बारे में मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए सिंधु नदी के तट पे कौन सा स्थल है। तो सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा है भोगवा, तो भोगवा नदी के तट पर है लोथल। हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर और घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड जो हैं उन्होंने ही लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। कौन? एडविन अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। ठीक है, तो इसमें दिया है कौन सा स्थान जो है किस राजा से संबंधित है उसके बारे में। तो सबसे पहला दिया हुआ है खजुराहो, तो खजुराहो संबंधित है चंदेल राजा से। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है एलोरा, एलोरा संबंधित है राष्ट्रकूट राजा से। तीसरा दिया हुआ है दिलवारा, तो दिलवारा संबंधित है सोलंकी राजा से। और चौथा है दशावतार, दशावतार है गुप्त राजा से। पहला है खजुराहो जो संबंधित है चंदेल राजा से, दूसरा एलोरा राष्ट्रकूट राजा से, तीसरा दिलवारा सोलंकी राजा से, चौथा दशावतार गुप्त राजा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो कौन से मकबरे को जाना जाता है द्वितीय ताजमहल के नाम से, बताइए। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है उसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 सेट पहले भी आया था। मुगल काल में दरोगा का पद था, तो दरोगा का पद क्या था मुगल काल में? टकसाल अधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल शासक को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो कौन से मुगल शासक को जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी, बताइए। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉर्टेग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो बताइए किससे था। तो इसका संबंध था शिक्षा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कौन से डेट को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, किस तिथि को, बताइए। तो इन्होंने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस अधिवेशन जो 1896 की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी? R.M. सयानी के द्वारा। किनके द्वारा? R.M. सयानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो मद्रास टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था, बताइए। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस बात को बोला था। तो उन्होंने कराची का जो 1931 का अधिवेशन था उसमें बोला था। किसमें? कराची का कराची अधिवेशन 1931 है, इसी में बोला था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टूटे हुए बैंकों का पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा था। तो वो कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। लेकिन टूटे हुए बैंकों का पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? टूटे हुए बैंकों का पोस्ट डेटेड चेक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। किसने? महाराजा कामेश्वर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे कौन? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित कौन सी दल है? ध्रुव दल। इसके सेना नायक कौन थे? तो इसके सेना नायक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सॉरी नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही। और महात्मा गांधी जो थे वो अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते? तो इन्हें ही मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये? यह है अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 57 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान का अभिरक्षक है कौन? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक है उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी हम लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था बताइए? तो शाही दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा युद्ध है जो शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो चौसा का युद्ध तो है, मिलग्राम का है, सूरजगढ़ की लड़ाई भी शेरशाह शामिल थे, सामूगढ़ की लड़ाई में शेरशाह सूरी शामिल नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में जो गठित हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन सी पार्टी के? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसकी गठन कब हुई? 1934 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 27, वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो कब अधिक सही पालन करती है ये पूछ रहा है। जब निम्न दाब एवं उच्च ताप हो तब ये अधिक सही पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो पता ही होगा, मानव मूत्र का pH मान 4.5 से लेकर 8 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दिया जाता है? कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है पूछ रहा है। तो BCG तो दिया जाता है, हेपेटाइटिस B भी, OPV भी, MMR जो है ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, MMR। क्वेश्चन नंबर 30, अंतः शोषित वायु तथा उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है बताइए? तो ऑक्सीजन जैसे अंतः शोषित वायु और उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो है 21% होता है और 16.4%। मतलब जब हम सांस लेते हैं उस समय हमारे वायु में 21% ऑक्सीजन रहता है और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारे साथ छोड़ने के साथ साथ ही 16.4% वायु निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो हृदय गति को नियंत्रित करने में होती है CO2 की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 32, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऐसा है जो मानव आँख का हिस्सा नहीं है बताइए? तो पुतली तो है, कॉर्निया भी है, कर्णावर्त ये जो है मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34,
लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा जो है माँ के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो विशेषता बताना है। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम जो है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन से देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है ये बताना है। तो सोमालिया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। नामीबिया, चिली और ब्राज़ील से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब आप भारत के कुछ हिस्से में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए। कितनी बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का जो है लाल रंग दिखता है। क्वेश्चन नंबर 38, कैप कैनावेरल कैप कैनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? अच्छा, कैप कैनावेरल किसके तट पर स्थित है बताइए। तो वो स्थित है फ्लोरिडा के तट पर। कहाँ पे? फ्लोरिडा के तट पर। यहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि, ये तो पर्यावरण के लिए चिंता की बात है। ग्लोबल वार्मिंग भी पर्यावरण के लिए चिंता की बात है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि भी पर्यावरण की चिंता की बात है। ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरण की चिंता की बात नहीं है। ओजोन परत का घटना बोला जाए तो वो पर्यावरण के लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन बढ़ना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ओजोन परत में अब छिद्र होना स्टार्ट हो चुका है, छिद्र हो रही है, और उसका सबसे मुख्य कारण है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न पर विचार करें। क्या विचार करना है भाई? उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? अच्छा, कौन कौन सी विशेषता है? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। तो ये विशेषता है भूमध्य सागरीय के। कहाँ के? भूमध्य सागरीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ठीक है, तो बताइए कौन सी नदी नहीं बहती है? तो ऑरेंज नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, इस सेट में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है। नहीं क्यों पूछा जाता है पता है? कि उसके कारण कौन कौन सी नदी बहती है, कम से कम इसके बारे में जानकारी मिल जाए। ऑरेंज मान लिए कि नहीं बहती है, लेकिन हंटर, फिलेंडर, गिलबर्ट, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी में अगर ऑप्शन में कहीं मिल जाए कि गिलबर्ट, फिलेंडर, हंटर और कुछ अनदर अनदर ऑप्शन रहे, तो आप ज़रूर पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। ठीक है, तो इसलिए नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया जाता है, जिससे कि उसका जो ऑप्शन हो वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? हंटर है, फिलेंडर है, गिलबर्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है, ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो वो किया पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 43, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात स्थित है घाट प्रभा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है? इसका मतलब ये नहीं पूछना चाह रहा है कि शामिल नहीं, इसका क्वेश्चन देने का अर्थ ये है कि कौन कौन सा शामिल है वो आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रांस शामिल नहीं है, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल है। एक इस देश स्कैंडिनेवियन देश के बारे में मैं विशेषता बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है वो इन्हीं देशों में होती है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा स्कैंडिनेवियन देशों में ही होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1998-99 में। क्वेश्चन नंबर 48 है,
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? तो इसका उद्देश्य है लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना, मतलब कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, मतलब एमएसएमई बोलते हैं ना, एमएसएमई। तो इसके तहत जो भी उद्योग होते हैं, लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, उसको पूंजी उपलब्ध कराना, यही जो है महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य भारत सरकार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन जो है वो क्या है? ये जो है किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला ओपेक, ओपेक का जेनेवा, यही तो सुमेलित नहीं, यही गलत है। ठीक है। कॉमनवेल्थ लंदन सही है, नाटो का ब्रुसेल्स सही है, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा। तो ये बताइएगा ओपेक का कहाँ पे मुख्यालय? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। और जब इतना बताइएगा तो ये भी बता दीजिएगा कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। ठीक। कमेंट में अगर आप लिखते हैं इसका आंसर तो आपको आगे लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है। तो इसके कारण आप ज़रूर कमेंट में आंसर दिया कीजिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आंसर दे दीजिए, फिर आगे वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा गैस है? तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील गैस है फ्लोरीन। तो सेट यही समाप्त हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, कौन से देश से क्या स्रोत लिया गया है उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये सभी जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं। कौन कौन सा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका से। अब ब्रिटेन से देख लेते हैं। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था ऑस्ट्रेलिया से भारत प्रस्तावना की भाषा ली गई, यहाँ दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बैठता है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। चलिए आयरलैंड से देखते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। और दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से ली गई है। और तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और इसका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आप लोग को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। इसका एक लॉजिक होता है, जैसे ये बॉक्स है, तो इसमें जैसे राष्ट्रपति का मानते हैं 2 राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो इसमें जो भी वोट देंगे और 2 राष्ट्रपति का होना है, तो उनमें उस पर निर्भर करता है, वो दोनों को वोट दे सकते हैं। उनमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यही मतलब है कि दोनों को वोट दे सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं तो उस पर निर्भर करता है। जैसे ए ये है और ये है बी। ठीक है। तो जैसे मैं वोट देने के लिए गया, मान लेते हैं, तो मेरा मन है कि ए को हम 1 नंबर में रखें, ए को 1 नंबर में, और मन है कि बी को हम 2 नंबर में वोट दें, तो बी को हम 2 नंबर दें। अगर आप आ रहे हैं, आपका मन होगा कि ए को हम 2 नंबर में प्रायोरिटी दें और बी को प्रथम दें, तो आप पहले बी को दीजिएगा और फिर ए को दीजिएगा। तो इस हिसाब से वोट को काउंट किया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है। यह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और यही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक विशेषता और अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और ये कौन से अनुच्छेद में? संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 368 ध्यान में रखिएगा। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करते हैं जर्मनी से। आपातकाल की जो व्यवस्था है वो हम जर्मनी से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से है। लेकिन मौलिक अधिकार किससे लिए? अभी मैंने बताया कि मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और जापान जो है, जापान से हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिए हैं? जापान से लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और इनके सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिक्कर, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1956 ईस्वी में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और ये कब गठित हुआ था? 1953 में। ये देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, लेकिन उससे पहले जो है 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया गया। चलिए, भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या है 5। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से वो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप लोगों को बता दूँ कि अपना एक सेट जारी हो चुका है, यानी स्टार्ट हो चुका है बिहार दरोगा के लिए। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुई है उसे कवर कर रहे हैं। तो वीक में वो 2 दिन आता है, एक बुधवार को सुबह में, एक संडे को सुबह में। तो आप लोग ज़रूर उसे देखिए। और आप लोग सोचते होंगे कि वो बिहार दरोगा का है तो उसे क्यों देखें? अरे ये फिक्स नहीं रहता कि अगर वो बिहार दरोगा का सेट है तो सिर्फ बिहार दरोगा में ही उससे क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।